हेमरेज का क्या मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद अगर एक्सेसिवली ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर 500 ml से ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से अगर हमारे पास 500 से ज़्यादा ml जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है, और अगर आफ्टर सी सेक्शन हमारे पास 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी की तरह, जिससे क्या होगा कि हमें समझ आएगी और हम इसको एज अ स्टोरी की तरह अच्छे से याद भी रखेंगे। और आप लोग जो है वो कंसिडर करेंगे कि हम लोग एक हॉस्पिटल में है, हमारे पास एक पेशेंट आई है, हमने उसकी मतलब उसका सी सेक्शन किया या वजाइनल डिलीवरी किया वॉट एवर, तो उसकी वजह से उसका जो है वो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है। तो हमने उस मतलब उसके क्या काजेज़ हो सकते हैं, हमने उसको किस तरह मैनेज करना है। तो आज हम लोग जो है वो इस वीडियो में एक स्टोरी की तरह इस सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम इसे आप लोग जो है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से याद भी रखोगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं पोस्टपार्टम हेमोरेज को एज अ स्टोरी। तो क्या होता है कि आप सपोज करें कि रात के 2 बजे क्या हुआ कि डिलीवरी रूम का सीन है। ओके होगा, एक यंग माँ आई है, उसने क्या किया, अपने पहले बेबी को डिलीवर किया। फैमिली जो थी वो बहुत खुश है, बच्चों की जो है आवाज़ें जो है वो गूंज रही हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, नर्स आती है, डॉक्टर पेशेंट ब्लीडिंग एक्सेसिवली, यानी कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उसकी लॉस हो रही है। तो डॉक्टर जो होता है वो आता है, फ़ौरन डॉक्टर उसके पास जाता है और देखते हैं कि वजाइनल पैड जो है वो कंटिन्यूसली सोक हो रहा है, यूट्रस बड़ा और सॉफ्ट लग रहा है, बिल्कुल एक बलून जैसा। तो ये है यूट्राइन एटोनी, ठीक है, एक अब इसमें काज मिल गया है यूट्राइन एटोनी। अब यूट्राइन एटोनी का क्या मतलब होता है कि यूट्रस जो होता है वो आफ्टर डिलीवरी क्या करना होता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उसने ब्लड वेसल को स्क्वीज़ करना होता है ताकि हमारे पास जो है वो ब्लीडिंग ना हो। लेकिन यहाँ पर यूट्रस जो है वो एटोनी हो चुका हुआ है, मीन कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो रिलैक्स है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो डॉक्टर के दिमाग में फ़ौरन जो फर्स्ट आएगा वो क्या होगा, यूट्राइन एटोनी, यानी कि यूट्रस जो है वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो रिलैक्स है, जिसकी वजह से हमारा जो यूट्रस है वो एक बलून की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे कॉमन कॉज होते हैं हमारे पास पोस्टमार्टम हेमोरेज की। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देता है, यूट्राइन मसाज करो, ठीक है। तो जब हम लोग यूट्राइन मसाज करते हैं तो यूट्रस क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो नर्स क्या करती है, यूट्रस को दबाती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन है। साथ ही फिर क्या करते हैं, लेट्स सपोज आप लोग डॉक्टर हो, ठीक है, तो आपको क्या करोगे, उसको अभी ऑक्सीटोसिन का कहोगे कि इसको ये लगाओ, और साथ ही साथ आप उसके फ्लूइड्स और ब्लड जो है वो रेडी करो। अब ये ऑक्सीटोसिन क्यों लगाएंगे, वो इसलिए लगाएंगे, अब ये जो ऑक्सीटोसिन है वो हम क्यों लगाएंगे, वो इसलिए लगाएंगे कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना यूट्रस की, ठीक है। जब मैंने आपको अभी बताया अगर यूट्राइन एटोनी है, यूट्रस रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ऐसे मतलब जो क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन वगैरह यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारे पास ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो फ्लूइड्स और ब्लड रेडी करने पड़ते हैं, वो इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि जब हम लोग ब्लड वगैरह लगाएंगे, ब्लड वगैरह रेडी इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारे पास मदर होगी उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ब्लीडिंग लॉस हो रही है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उसकी लॉस हो रही है तो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, तो इसलिए ब्लड वगैरह भी रेडी करना पड़ता है। तो ब्लीडिंग जो होती है ये सब कुछ करने से थोड़ी देर जो होती है वो कंट्रोल तो हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से तेज़ हो जाती है। तो फिर डॉक्टर जो है वो सोचने लग जाता है शायद कोई टीयर होगा, यानी कि कोई टीयर होगा, कोई इंजरी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो क्या करते हैं कि इंस्पेक्शन करते हैं, यानी कि सर्विक्स, वजाइना और पेरिनियम को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर कोई इंजरी वगैरह होगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इन सब की इंस्पेक्शन करने के बाद भी हमें कोई टीयर नहीं मिलता, ठीक है। तो दूसरा काज हमारे पास क्या हो सकता है, या तो इसको क्या हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, दूसरा काज हमारे पास ट्रॉमा आ जाता है या टीयर आ जाता है। और अगला स्टेप क्या होगा, अब उसको कोई टीयर भी नहीं है, ठीक है, डॉक्टर को पता चल गया इसको कोई टीयर भी नहीं है, इसको हम लोगों ने जो है वो यूट्रस की मसाज भी की है, IV ऑक्सीटोसिन भी लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी यूट्रस मतलब जो है उससे ब्लीडिंग हुई जा रही है। तो अगला स्टेप जो होगा वो डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि प्लासेंटा का कोई हिस्सा रह गया होगा अंदर, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास यूट्रस जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा और ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिवली हुई जा रही है। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू और मैनुअल एक्सप्लोरेशन से क्या करते हैं कि कंफर्म हो जाता है कि इसमें तो जो था वो रिटेन टिश्यू है, टिश्यू रिमूव करते हैं, ब्लीडिंग जो होती है वो फ़ौरन रुक जाती है, ठीक है। तो इससे अभी क्या पता चला, फर्स्ट हमारे पास क्या था, यूट्राइन एटोनी, ठीक है, दूसरा हमारे पास था उसमें कोई टीयर होगा, तीसरा हमारे पास ये है कि प्लासेंटा का कोई टिश्यू कोई हिस्सा रह चुका हुआ है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि रिटेन टिश्यू, यानी कि कोई टिश्यू जो है वो
वहाँ पे रह गया, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। जैसे ही टिश्यू वगैरह रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। कभी कभी क्या हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ ही हो, और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर हो गया हुआ, ठीक है, मे बी उसको क्या था, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन थी, ठीक है, जिसके क्या हो रहा है कि कोगुलेशन फैक्टर सही तरीके से नहीं बन रहे और हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो हैं वो ब्लड प्रोडक्ट्स के होगा और जो फैक्टर्स होंगे, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो अगर सारी मेडिसिन, मसाज और रिमूवल के बाद भी ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल नहीं होती, तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है, ठीक है। यूट्रस को ही बॉडी से रिमूव करना पड़ता है मदर की जान बचाने के लिए, ठीक है। तो जो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। तो इसको जो है वो हमें क्विकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ताकि पेशेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जा सकें। तो डॉक्टर को जो है, जो इसके काजेज़ हैं वो 40 हैं, ठीक है। टोन जैसे कि जो ट्रेन की एटोनी, ट्रोमा हो सकता है, टिश्यू रिमेन रह सकता है, और थ्रोम्बिन जैसे कि DIC की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पोस्टमार्टम हेमरेज की कहानी, जो कि एक साइलेंट किलर होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, माँ की लाइफ जो है मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। सो होप्स हो कि आपको पोस्टमार्टम हेमरेज जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है, तो यू कैन आस्क मी, ओके। सो थैंक यू सो मच।